हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और न्यू चैप्टर है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब वाउचिंग में क्या होता है और वेरिफिकेशन में क्या होता है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में तो सिंपल है कि कंपनी की मान लीजिए बैलेंस शीट की एसेट साइड काफ़ी कुछ दिया हुआ है, एसेट्स वगैरह, कैश बता रखा है, बैंक बैलेंस बता रखा है, ठीक है, और स्टॉक बता रखा है, प्लांट एंड मशीनरी बता रखी है, फर्नीचर बता रखा है। तो आप उसको वेरीफाई करना इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। जैसे मान लीजिए स्टॉक बता रखा है कि स्टॉक इन हैंड इतना है हमारे पास। अब जाके फिजिकली वेरीफाई करना, चेक करना भी इतना स्टॉक पड़ा भी है कि नहीं है। हो सकता है कि कंपनी के पास स्टॉक एग्जिस्ट ही ना करता हो, फेक किताबों में दिखा रखा हो, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन, जाके चेक करना। ऐसे ही मान लीजिए कंपनी का लिखा हुआ है कैश जो है 1,10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जाके चेक करना कि इतना बैलेंस पड़ा भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन। दिखा रखा है कंपनी ने कि हमारे पास जो मशीनरी है इतनी पड़ी हुई है, ये मशीनें हमारे पास पड़ी है, या हमारे पास 5 कंप्यूटर क्या है पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो जाके चेक करना कि वो वाकई ही 5 कंप्यूटर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ठीक है। या फिर क्या है कि जैसे स्टॉक काउंट करना है, तो वहाँ पे हम स्टोर कीपर के पास गए, ठीक है, हमने कहा भी काउंटिंग कर, ठीक है, निकाल। वो तो हम खड़े हैं, ठीक है, वो बंदा काउंटिंग कर रहा है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी एक तरह का वेरिफिकेशन का पार्ट ही आ जाता है। या आप खुद वेरिफिकेशन कर रहे हैं, या कोई सामने वाला बंदा काउंटिंग कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक है, नोट कर रहे हैं कि ये क्या है कि काउंटिंग हो रही, सही हो रही है कि नहीं हो रही, जितना किताबों में दिखा रखा है स्टॉक उतना अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी क्या है, वेरिफिकेशन है। यानी कि चीज़ों को वेरीफाई करना कि क्या ये ट्रांजेक्शन जो है, जो चीज़ें दिखा रखी हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब वाउचिंग क्या होता है। अब मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना कि हाँ, इसके साथ जो भी सब्सटैंशिएटिंग एविडेंसेस जो होने चाहिए वो अवेलेबल भी हैं कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एंट्री है परचेज की, कैश परचेज की। अब कैश परचेज की हम एंट्री देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या परचेज का बिल अवेलेबल भी है कि नहीं है, ठीक है। उसकी जो रिक्वेजिशन की गई थी, रिक्वेजिशन रेज की गई थी, उसकी रिक्वेजिशन स्लिप देखना, उसकी जो हमने कोटेशंस मंगवाई हैं वो देखना, ठीक है। फिर कोटेशंस में से सबसे जो सही कोटेशन है, यानी कि कम प्राइस वाली कोटेशन है, वो उसमें सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। गेट कीपर के पास एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, स्टोर में एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, उसकी पेमेंट कितनी हुई है, ठीक है। ये सारा कुछ देखना, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन को उसके एविडेंसेस के साथ मैच करना कि हाँ भी ये ट्रांजेक्शन हुई है, क्या ये जो सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है, जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं, क्या उस ट्रांजेक्शन को वो सब्सटैंशिएट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। इसी का बोलते हैं हम वाउचिंग। तो इस चैप्टर में पहले क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन, ठीक है। पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वाउचिंग कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही सिंपल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन से। चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जैसे मैंने बताया कि चेक करना, जैसे अब एसेट्स की बात करें, ठीक है, तो चेक करना कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाई दे रही हैं प्रैक्टिकली वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। जाके चेक करना या ऑब्जर्व करना, ठीक है। यह क्या होती है, वेरिफिकेशन। जैसे मान लीजिए बैंक बैलेंस शो कर रहा है, कंपनी की किताबों में बैलेंस है 10,12,000। तो बैंक से क्या है कि हमने एक लेटर ले ली, जिसने लिख दिया कि हाँ भी इस कंपनी का जो बैलेंस है इस दिन इतना है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन है, ठीक है। आपने डेटर से कंफर्मेशन ले ली, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उससे कंफर्मेशन ले ली, तो ये भी क्या है, वेरिफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इन चीज़ों को वेरीफाई करना कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं ओनली द वाउचिंग टू असर्टेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज नॉट इनफ, द ऑडिटर इज सपोज टू गो बियॉन्ड दैट वाइल डूइंग ऑडिट। तो कहते हैं कि वाउचिंग से खाली काम नहीं चल सकता, ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन देखी, ट्रांजेक्शन के साथ देखा कि हाँ भाई जो सब्सटैंशिएटिंग एविडेंसेस हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, इट्स ओके। और अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी चेक कर ली हर ट्रांजेक्शन की, ये भी ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी की बुक्स में एक बिल आया कि कंप्यूटर खरीदा गया, उसकी पेमेंट भी की गई है कैश बुक में, ठीक है। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं। अब ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो फिजिकली एग्जिस्ट ही ना करता हो, फेक बिल ले लिया, फेक डॉक्यूमेंट रेज कर दिए, फेक, ठीक है, पेमेंट कर दी उसकी। अब हो सकता है कि वो चीज़ आई ना हो, ठीक है, वो क्या है कि हमारे यहाँ पे कंपनी में आई नहीं, ठीक है। तो हमने जब जाके चेक किया वो वाकई नहीं आई,
ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी जरूरी है। जहाँ वाउचिंग एक जरूरी स्टेप है ऑडिटिंग का, वैसे वेरिफिकेशन भी क्या है, मैंडेटरी है। क्योंकि वेरिफिकेशन से क्या है कि फिजिकल तरह की वेरिफिकेशन हो जाती है कि चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती। इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स वाउचिंग इज मस्ट, वाउचिंग तो होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैपिटल आइटम्स, जैसे बड़ी आइटम्स हैं, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गो बियॉन्ड दैट एंड वेरीफाई, अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, वेरीफाई द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इवेल्युएट द एसेट्स एंड लिबिलिटीज टू अराइव एट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो हमें एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस देखनी है, ठीक है, हमने फिजिकल एग्जिस्टेंस देखनी है चीज़ों की, और क्या है कि फिर हमें एसेट और लिबिलिटी की जो ट्रू वैल्यू है उस पर पहुंचना है, ताकि हम क्या है कि हमें पता लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाकई ही ट्रू एंड फेयर क्या है, जो क्या है व्यू रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ डे इट इज स्टैट्यूटरी लिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई एसेट्स एंड लिबिलिटीज एंड इफ ही फेल्स ही इज हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है, ये केस था लंडन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीयर हसलक एंड कंपनी। इट वॉज हेल्ड दैट an auditor who fails to verify the existence of assets as shown in the balance sheet of the company is liable। ठीक है, इस केस में पाया गया कि हाँ कि एक ऑडिटर अगर एसेट्स एंड लिबिलिटीज को चेक ही नहीं करता तो वो लायबल है, यानी कि एक तरह की नेग्लिजेंस है। एक और केस लो था आर्थर ई ग्रीन एंड कंपनी वर्सेस कंट्रोलर एडवांसेज एंड डिस्काउंट कॉर्पोरेशन एक्ट। इट वॉज हेल्ड दैट ऑडिटर इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इफ ही फेल्स टू डिटेक्ट टाइम बार्ड डेट्स विद इन द शेड्यूल ऑफ डेट्स। देखिए, अब पहले तो समझिए टाइम बार्ड डेट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो अगर मैं 3 साल के अंदर, जिस दिन वो पैसा ड्यू हो गया उसके 3 साल के अंदर आपके खिलाफ केस नहीं करता तो दैट बिकम्स टाइम बार्ड डेट। हमारे यहाँ एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें टाइम लिमिट्स बता रखी हैं कि कितने टाइम के अंदर क्या है कि आपको एक्शन लेना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जब अमाउंट ड्यू हो जाती है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे लेन देन की अमाउंट ड्यू होती है, तो 3 साल के अंदर क्या है कि केस फाइल करना होता है, सूट फाइल करना होता है। ठीक है, अगर आप 3 साल के अंदर केस नहीं करते, ड्यू हो गए, पैसे मिल नहीं रहे, ना ब्याज आ रहा है ना प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है, 3 साल हो गए, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, तो 3 साल के बाद क्या बन जाता है, टाइम बार्ड डेट। मतलब अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो सेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, तो वहां कहते हैं कि ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, कोर्ट कहेगा कि देखिए 3 साल कहां थे आप, अब तो डेट क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, अब कोर्ट आपकी बात सुनेगा ही नहीं। हाँ, वहां पे एक सेक्शन 5 भी है, ठीक है, जो ये कहता है कि अगर सफिशियंट कोज बता दिया जाए, कोर्ट को अगर कोई जेन्युइन रीजन बता दिया जाए और कोर्ट संतुष्ट हो जाए इस कारण से आप कोर्ट में नहीं आ सके, तो कोर्ट फिर टाइम एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि टाइम बार्ड डेट के होने के बावजूद क्या है कि कोर्ट बात सुन सकता है। अदरवाइज टाइम बीत गया तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट बोलेगा कि ये डेट क्या है, टाइम बार्ड हो चुका है, भाई आप जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट, आपने पैसे लेने हैं मुझसे और कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि डेट टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एज डिफाइंड बाय द स्पाइसर एंड पेगलर is an inquiry into the value, ownership, title, existence, possession and presence of any charge on the assets। ये ध्यान से समझिए, बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहते हैं ये क्या है, एक इंक्वायरी है। वेरिफिकेशन में होता क्या है कि आप चेक करते हो कि पहली बात तो एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू जो है किताबों में सही दे रखी है। ठीक है, टाइटल क्या कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, तो एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसी के नाम पे है या नहीं है। आप टाइटल चेक करते हो एसेट्स का, उसकी वैल्यू चेक करते हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करते हो। ठीक है ना, वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन वो कंपनी के पास ही है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज भी है, लोन वगैरह चल रहा है, सर आप चेक करते हो। ठीक है, टाइटल चेक करते हो, पोजेशन चेक करते हो, ऑनरशिप चेक करते हो, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करते हो। ठीक है, और देखते हो कि क्या उसके ऊपर कोई लोन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। सारी चीज़ें क्या है कि ये पार्ट होती हैं किसका, वेरिफिकेशन का। ठीक है, while according to Lancaster the verification of assets is a process by which the auditor substantiate the accuracy of the right side of the balance sheet। राइट साइड आपको पता है ये कौन सी होती है, राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी एसेट्स। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें क्या है कि वेरिफिकेशन में जो ऑडिटर जो राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट है यानी एसेट साइड है, उसकी जो वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं।
एंड मस्ट बी कंसिडर्ड एज हैविंग 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब अक्सर क्या होता है, कहता है वेरिफिकेशन का, एक तो एसेट्स की एग्जिस्टेंस चेक करना, उसकी जो वैल्यूएशन है वही एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, टाइटल, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर चार्ज भी है कि नहीं है, और कंपनी के पास क्या पोजीशन भी है कि नहीं है उसकी, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मेन इसके हिसाब से क्या है, कैस्लर के हिसाब से क्या है कि मेन मकसद वेरिफिकेशन का एसेट्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करती, उनकी सही वैल्यू दिखा रखी है कि नहीं दिखा रखी, और द अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन, कि जो एसेट एक्वायर की है क्या विद द प्रॉपर अथॉरिटी एक्वायर की है, ये भी किसका पार्ट आता है, वेरिफिकेशन का ही पार्ट आ जाता है। मान लीजिए एसेट एक्वायर तो की है बट प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ नहीं की, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ नहीं की, तो ये भी चीज देखी जाती है कि एसेट जो एक्वायर की है बाय प्रॉपर ऑथराइजेशन की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीनिंग, वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ, ठीक है। अब इसको जैसे देखो बेसिक जो मीनिंग है वो तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, कि यानी कि एक तो राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट है जो एसेट है उसको हम चेक करते हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, उसकी जो पोजेशन है, उसका जो टाइटल है, वो सब बातें हम चेक करते हैं, ठीक है। प्रूविंग द ट्रूथ, एन ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू सी द अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड बोनाफाइड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in vouching only, but has also to see the assets as recorded in the balance sheet actually exist। तो खाली हमें क्या है कि वाउचिंग करके जान नहीं छड़ा नहीं, वाउचिंग से ठीक है आपने ट्रांजेक्शन देखी कि एक एंट्री डली है, एंट्री के पीछे जो एविडेंस है अवेलेबल है या नहीं है, यस अवेलेबल है, ठीक है। हो सकता है कि सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं पर क्या है कि एसेट ही अवेलेबल नहीं है, फिजिकली चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। द फैक्ट दैट देयर इज एन एंट्री रिगार्डिंग परचेजेज ऑफ एन एसेट इट हैज बीन फाउंड टू बी करेक्टली रिकॉर्डेड एंड इज नॉट ए प्रूफ दैट एसेट इज इन पोजेशन ऑफ द कंसर्न एज डेट ऑफ बैलेंस शीट। वही बात आ गई, यानी आपने कोई एसेट बाय की है, उसके सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, वाउचर आपने चेक कर लिया, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बट ये भी हो सकता है कि वो कंपनी के पास एसेट अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर द एसेट हैड बीन एक्वायर्ड एंड द नेसेसरी एंट्रीज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द एसेट माइट हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ और प्लेस्ड और मॉर्गेज एंड नो एंट्री हैड बीन मेड रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिफोर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये भी हो सकता है कि एसेट को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया हो, किसी ने एम्प्लॉय ने चुरा लिया हो, या कंपनी की मैनेजमेंट ने इधर उधर कर दिया हो, ठीक है। ही हैज ऑल्सो टू सी वेदर ए पर्टिकुलर एसेट एज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एग्जिस्ट और नॉट। मेन जो है यही देखना हमें, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है एसेट, और प्रॉपर वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। और उसका जो टाइटल है वो देखना हमने एंटिटी के नाम पे ही है, उसकी जो हमारी पोजेशन है वो देखना है कि एंटिटी के पास ही है, ठीक है। ये सभी बातें हमें देखनी है वेरिफिकेशन में। और नेक्स्ट है कि वेरिफिकेशन ऑफ जो लायबिलिटीज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है एज वेरिफिकेशन एंड एसेट्स। इफ द लायबिलिटीज आर ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड द बैलेंस शीट विल नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कहते हैं कि वेरिफिकेशन जो है खाली ये नहीं है कि आपको एसेट्स का ही करना है, ठीक है, आपको एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसका टाइटल चेक करना है, उसकी पोजीशन चेक करनी है, उसके ऊपर कोई चार्ज है वो चेक करना है, साथ में लायबिलिटीज़ को भी देखना है। अगर मान लीजिए एसेट्स का सब कुछ सही है पर लायबिलिटीज़ गलत दिखा रखी हैं, देना कितना है दिखा कितना रखा है, मान लीजिए 12 लाख देना दिखा 2 लाख रखा है, अंडरस्टेट कर रखा है, विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, तो भी तो गलत ही है, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन याद रखिएगा कि दोनों का होता है, एसेट्स का एज वेल एज लायबिलिटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोकस रखना है कि किस किस पे फोकस रहेगा आपका, एक फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है, प्लस उसके अलावा की जो वैल्यू है वो चेक करनी है आपने, एसेट्स की वैल्यू होगी, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, वैल्यू होगी एसेट्स की, ठीक है। उसके अलावा जो टाइटल है एसेट का, पोजीशन होगी एसेट की, ठीक है, और उसके ऊपर जो मॉर्गेज वगैरह है, यानी कि चार्ज कह सकते हैं आप, एसेट के ऊपर कहीं कोई चार्ज तो नहीं है, ठीक है, ये सब हमें चेक करना है, ठीक है जी। ये आ गया एग्जिस्टेंस में। अब लायबिलिटीज में क्या चेक करना है कि लायबिलिटी कहीं ओवरस्टेट या अंडरस्टेट तो नहीं की गई, ठीक है, इधर ओवरस्टेटेड और नॉट अंडरस्टेटेड, ठीक है, कहीं
जो है लिबिलिटीज ओवरस्टेट या अंडरस्टेट ना की गई हों। ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए, इन शॉर्ट वेरिफिकेशन इज ए फंक्शन ऑफ एग्जामिनिंग एसेट एंड लिबिलिटी टू चेक, वही बात बार बार। ठीक है, वैल्यू चेक हो जाएगी, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, एंड टू सी वेदर द एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम। सारी बातें क्या है, हमें चेक करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन, अब देखो यही पता लगेगा कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सही वैल्यू पे दिए नहीं दिए, कंपनी के पास है भी है या नहीं है। ठीक है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो पता लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ द ऑडिटर एज वेल एज द क्लाइंट, एज इट गिव्स क्लियर आइडिया एज टू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, इससे क्या है कि बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन मे बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट। The true and fair view of the balance sheet. Verification of assets and liabilities enables the auditor to comment on true and fair state of affairs of the business. ठीक है, जो बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू है वो मिल पाता है अगर एसेट्स की लिबिलिटीज की सही वेरिफिकेशन हुई है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन enables the auditor to determine whether the assets और liabilities are overstated और understated, यानी कि जो सही वैल्यूएशन है, करेक्ट वैल्यूएशन है, वो पता लग पाती है। ठीक है, अगर आपको सही वैल्यूएशन पता लग गई तो आपको पता लग जाएगा कि जो एसेट्स हैं या लिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो ओवरस्टेट की गई हैं या अंडरस्टेट की गई हैं, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ओमिशन, जैसे देखो अब ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो क्रेडिटर्स है वो दिखा रखे हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जब हमने क्रेडिटर से वेरीफाई किया तो कहता है कि हमने तो सिर्फ 2 लाख रुपये लेना है। ठीक है, कंपनी दिखा रही है कि उसने 5 लाख लेना है, या वो कहता है कि मैंने 5 लाख लेना है, कंपनी कहती है कि हमने 2 लाख देना है। तो यानी कंपनी यहाँ पे अंडरस्टेट कर रही है क्रेडिटर्स को, कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यानी कि एसेट्स का तो होगा ही होगा वेरिफिकेशन, लिबिलिटीज का भी साथ में होना चाहिए ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओमिशन, वेरिफिकेशन फैसिलिटेट्स द एक्ट ऑफ कंफर्मिंग द ओमिशन ऑफ एनी एसेट और लिबिलिटी इन द बैलेंस शीट। हो सकता है कि गलती से भी कोई एसेट या लिबिलिटी बैलेंस शीट में ना डली हो, ऐसा भी हो सकता है कि गलती से रह गया कि कोई एसेट या लिबिलिटीज बैलेंस शीट में डालनी रह गई। ठीक है, जो हम वेरिफिकेशन करेंगे तो गलती सामने निकल आएगी, उसको हम दुरुस्त कर लेंगे और क्या। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन। देखिए मकसद वही है, एसेट प्लस लिबिलिटीज, स्कोप सीमित है बेसिकली। ठीक है, एसेट प्लस लिबिलिटीज का। ठीक है, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स कंफर्मिंग ऑफ वेदर द एसेट्स वर इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, वेदर द एसेट्स हैड बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली, वेदर द एसेट्स हैज बीन एक्वायर्ड अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, वही बातें हैं सारी। ठीक है, एग्जिस्टेंस, एसेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा एक्वायर की गई है, अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी एक्वायर की गई है, और जो ऑनरशिप है वो एंटिटी के नाम पे ही है, और फ्री फ्रॉम एनी चार्ज है। ठीक है, और जो वैल्यूशन है प्रॉपर हुई है, और वैल्यूशन जो सही है वही डिस्क्लोज की गई है बैलेंस शीट में। ठीक है, वही इसका मकसद है, स्कोप भी वही है। ऑब्जेक्ट्स फिर वही, ठीक है, कि एसेट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करती, सही वैल्यू बताई गई है कि नहीं बताई गई। ठीक है, और जो फ्री फ्रॉम चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, और टाइटल जो है वो एंटिटी के नाम पे ही है। ठीक है जी, और एंटिटी ही इसे यूज़ कर रही है। तो वेरिफिकेशन का मकसद क्या है, टू नो वेदर बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, एसेट एग्जिस्टेंस में भी है या नहीं है, ऑनरशिप चेक करनी कि हाँ भी वो बिजनेस के नाम पे ही, एंटिटी के नाम पे ही है, और करेक्ट वैल्यूशन करना, ठीक है, एसेट प्लस लिबिलिटीज़ का, और अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यूशन है वो सही आई है। अब वैल्यूशन होगी सही तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी अपने आप आ गई। ठीक है, या फिर जैसे ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ओपनिंग बैलेंस था, कुछ खरीदा गया, कुछ बेचा गया, उसको चेक करना भी, हाँ भी इतने बैलेंस बनता है तो दिख रहा है सॉरी, और एसेट जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और चेक करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई एरर तो नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक है, या अनऑथराइज वे में क्या है कि बैंक से कुछ पैसा निकलवा लिया गया। ठीक है, टू फाइंड वेदर देयर इज एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो ये भी चेक करना है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है हमारे यहाँ रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब एक्विजिशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एसेट एक्वायर करनी है या डिस्पोज ऑफ करनी है,
क्या वो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही की जा रही है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं किसमें, वेरिफिकेशन में। आगे एडवांटेज देखिए, अगर सही ढंग से अगर वेरिफिकेशन होगी, एक तो जो फ्रॉड का खतरा है वो खत्म हो जाएगा, कोई ओमिशन है, कोई एरर है, वो सही हो जाएगी, ठीक है। और जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो आ जाएगा, ठीक है। एक तो क्या है कि इससे हम जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है वो नहीं होगा, और जो इम्प्रॉपर यूज है एसेट्स का वो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टाइम वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। इट इंश्योर्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा, प्रॉपर वैल्यूएशन आ जाएगी, और जो मैंने बताया ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। जो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, फ्रॉड नहीं हो पाएगा, और सही वैल्यूएशन क्या है कि आपकी किताबों में आएगी। नेक्स्ट काफ़ी रिलेवेंट है, याद रखिएगा, ये इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूँ हमेशा। आप कहते हैं कि वेरिफिकेशन की टेक्निक्स क्या है। एक तो है इंस्पेक्शन, जैसे कि खुद जाना चेक करना, हाँ भी 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो आपने चेक किया कि ये क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसे मैं अपने स्टूडियो में आता हूँ, चेक करता हूँ कि हाँ लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैमरा है, लाइटिंग सब कुछ ओके है, वेबकैम वगैरह सब कुछ सही पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का खुद जाके फिजिकली वेरीफाई करना, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। दिस मीन्स फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट्स, लाइक कैश काउंट करना खुद जाके, ठीक है, कैश इन हैंड। जैसे ऐसे ही होता है कि ऑडिटर्स जाते हैं बैंकों में, कि बैंक ऑडिट जब चल रहा होता है तो बैंक में जाके काउंटिंग करते हैं कि जो कैश दिखा रखा है कैश बुक में, डेली कैश बुक में, क्या उतना पड़ा भी है कि नहीं है, ठीक है। लाइक काउंटिंग कैश इन हैंड, मेजरिंग इन्वेंट्री, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, देखो इंस्पेक्शन में तो क्या है कि आप खुद गए, खुद आप क्या है कि इंस्पेक्ट करते हैं, खुद वेरीफाई करते हैं कि एसेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन, यानी काम दूसरा कर रहा है, आप देख रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी थी जैसे स्टॉक का, ठीक है, स्टॉक की काउंटिंग चल रही है, तो आप क्या है कि वहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि हाँ भी चल भी सामने वाला बंदा काउंट कर रहा है, भी गिनती करो उसको, वो काउंटिंग करता जा रहा है, आप देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो काम चल रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। द ऑडिटर में ऑब्जर्व और विटनेस द इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, ठीक है। जैसे स्टॉक टेकिंग हो रही है, ठीक है, स्टॉक जो क्लर्क है वो काउंटिंग कर रहा है सारी, आप खड़े हो, आप देख रहे हो कि हाँ भी ठीक है, ये सब कुछ चेक कर, आप मतलब अपने हाथों से नहीं काउंट कर रहे, ठीक है, आप वो काउंटिंग कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हो सब कुछ ओके, ठीक है। मे ऑब्जर्व और विटनेस द इंस्पेक्शन ऑफ एसेट डन बाय अदर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, और जैसे अब कैश चेक करना होता है ऑडिटर ने, ठीक है, एक तो होता है खुद जाके काउंटिंग करे, एक वो कैशियर को कह देता है कि आप मशीन में काउंट करते जाओ, मैं नोट करता जाऊँगा, ठीक है। अब वो कैश के जो बंडल्स हैं, तो कैशियर क्या है कि रखता है मशीन में रखता है, ठीक है, वो कैशियर काउंट करके रख रहा है एक एक पैकेट को अलग से, ठीक है। तो हम क्या है कि उसको नोट कर लेते हैं कि ठीक है इसने बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा, पहला इंस्पेक्शन है, खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करना, चेक करना खुद। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि दूसरा कर रहा है कि आप चेक कर रहे हो, दूसरा काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा वेरिफिकेशन कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि जैसे डेटर से क्रेडिटर से ऑब्जर्वेशन, आप क्या है कि कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट ले लेते हो। मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे मान लीजिए कंपनी कहती है कि हमने इस क्रेडिटर का क्या है कि 2 लाख देना है, ठीक है। जब हमने क्रेडिटर से कन्फर्मेशन ली तो कहता है तो 5 लाख लेना है, तो मतलब क्या है कि कंपनी क्रेडिटर को अंडरस्टेट कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो ये क्या है, कन्फर्मेशन लेना, जैसे बैंक से सर्टिफिकेट ले लेना, बैंक से सर्टिफिकेट लेना, डाटा से सर्टिफिकेट लेना, क्रेडिटर से सर्टिफिकेट लेना, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। जैसे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना, जो हम मैनेजमेंट से कुछ बात की कन्फर्मेशन ले लेते हैं, तो ये भी क्या है कि वेरिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आप आउटसाइडर से भी कन्फर्मेशन ले सकते हैं, इनसाइडर से भी ले सकते हैं। दिस मीन्स ऑब्टेनिंग रिटर्न एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स लाइक कन्फर्मेशन फ्रॉम डेटर क्रेडिटर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कन्फर्मेशन आप आउटसाइडर से लेंगे, इवन कि आप इनसाइडर से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक बताया कि जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होती है, ठीक है, वो क्या है, वो इनसाइडर एविडेंस है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में आप मैनेजमेंट से भी लेटर ले सकते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है। तो मैनेजमेंट से भी क्या है कि आप क्या है कि रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है कि हाउ टू कंडक्ट द वेरिफिकेशन वर्क। देखिए इसमें अब आपने वेरिफिकेशन कंडक्ट करनी है, तो पहले तो क्या है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, पहले तो चेक करेंगे हाँ वाउचिंग वूचिंग सारी हो चुकी है, फिर आप डॉक्यूमेंट लिया जो अब जो शो हो रहा है लास्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब जो एसेट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है, लिस्ट ऑफ जो शेड्यूल है एसेट्स का, तो उससे आप एक एक वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सी दैट एसेट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये पहले तो चलो चेक कर लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ,
फिर वेरीफाई करना कि ओपनिंग बैलेंस को शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो बिल्कुल सही है। फिर देखना कि जो और एक्वायर हुई हैं एसेट्स, ठीक है, वो एडिशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ क्या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स भी हैं, ठीक है, जो कंपनी जो एंटिटी ने खुद बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्स, वर्क ऑर्डर्स एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए आप कंपनी कहते हैं कि हमने जो है बिल्डिंग खरीद की है, बिल्डिंग पे इतना खर्चा हुआ 50 लाख। आप देखिए कि जो बिल्स हैं उसके 50 लाख के क्या प्रॉपर वो रिकॉर्ड हुए हैं किताबों में, ठीक है। एंश्योर द फुली रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। अगर किसी एसेट को राइट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और देखिए कोई डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हुआ है, क्या वो विद द प्रॉपर अथॉरिटी हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर टू असरटेन द ओमिशन इफ एनी, ठीक है। कोई ओमिशन हुई है तो देखिए कि उसका जो उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। पहले तो उसको असरटेन करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर, उसको सही करने के लिए, और चेक करिए कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, उसको चेक करिए कि जो टाइटल डेट्स के अकॉर्डिंग क्या एंटिटी के पास उसकी ऑनरशिप है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्टॉक है, मशीनरी है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यू शुड इंश्योर दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। टेस्ट चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद फिजिकल वेरिफिकेशन reports and see that discrepancies if any are properly dealt with। तो रिकॉर्ड्स हैं एसेट्स के, ठीक है, आप उसको फिजिकल वेरिफिकेशन से चेक करिए, कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, सब कुछ सही है। फिर सी वेदर द एसेट्स आर चार्ज्ड, यू शुड वेरीफाई द लोन एग्रीमेंट्स, रजिस्टर ऑफ चार्ज, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो किसी एसेट के ऊपर चार्ज है तो आप चार्ज का जो एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, वो चेक कीजिए। ही शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल वेरीफाइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली ट्रेस्ड फ्रॉम लेजर टू बैलेंस शीट, ठीक है, क्या चीज़ जो लेजर में दिखाई गई है, ठीक है, लेजर का जो मान लीजिए किसी फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो बैलेंस आ रहा है 12 लाख रुपया फर्नीचर एंड फिक्सचर लेजर अकाउंट में, क्या वो बैलेंस शीट में ही 12 लाख आ रहा है, तो लेजर टू बैलेंस शीट भी चेक करना है हमें, ठीक है। तो कहते हैं कि जो एसेट अक्वायर की गई हैं या जो क्रेडिट की गई हैं, क्या वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ही की गई हैं, और क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। जो भी एसेट्स हैं, लिबिलिटीज़ हैं, जो भी एक्वायर की हैं या लिबिलिटीज़ क्रिएट की हैं, क्या वो बिजनेस पर्पस में ही है, ठीक है। और जो एसेट्स एंड लिबिलिटीज़ आर प्रॉपरली ग्रुप्ड, आपको पता है कि जो एसेट्स एंड लिबिलिटी का प्रॉपर ग्रुपिंग होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, तो क्या उसका ग्रुपिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या एसेट जो है एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। जो बैलेंस शीट डेट को हमने देखा कि बैलेंस शीट में तो ये कुछ दिख रहा है, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। क्या उसका प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ एसेट्स का, ठीक है। और जो लिबिलिटीज़ हैं जो भी स्टेट की गई हैं वो बिल्कुल कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेना है उसका, कि जैसे क्रेडिटर से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है, मैनेजमेंट से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले लिया कि वाकई वो लिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए वेरिफिकेशन में क्या आया, वेरिफिकेशन बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। वेरिफिकेशन में ये आ जाता है कि यहाँ पे जो एसेट्स हैं, लिबिलिटीज़ हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अब एसेट्स का वेरिफिकेशन क्या कैसे होता है कि हाँ कि जो एसेट्स एक्चुअली में उसका जो एग्जिस्टेंस है वो देखना, उसकी जो वैल्यूशन सही है वो देखना, ठीक है, उसका टाइटल क्या एंटिटी के नाम पे ही है, क्या पोजीशन एंटिटी के नाम पे ही है, ठीक है, उसका प्रॉपर जो एक्विजिशन हुआ है, ठीक है, क्या अंदर प्रॉपर अथॉरिटी हुआ है कि नहीं हुआ, डिस्पोजल हुआ है तो प्रॉपर अथॉरिटी हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ क्या है कि वेरिफिकेशन का पार्ट है। एडवांटेज यही रहते हैं कि तो फ्रॉड वगैरह नहीं होता, अगर सही समय पे सही ढंग से वेरिफिकेशन की जा रही है तो फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। अगर फ्रॉड किया भी गया तो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो गलत जिन लोगों ने किया तो उसको उसको पकड़ा जा सकता है, रिकवरी की जा सकती है, सज़ा दी जा सकती है। और जो कोई एरर हो ओमिशन हुआ है, एरर ओमिशन हुआ है, ठीक है, उसको भी क्या है कि डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे से कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, जो एक्चुअली अवेलेबल है, तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको क्या है कि रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा किसमें आ गया हमारा वेरिफिकेशन में, ठीक है। आपको होगा सर थोड़ा सा फास्ट चले थे इस टॉपिक में, देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक ही बात जब रिपीट होती है तो उसमें क्या मैं करा सकता हूँ। नेक्स्ट है वाउचिंग का टॉपिक है, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है, ज़्यादा आता भी कम है इसमें से और है भी कुछ भी नहीं इसके अंदर, तो ज़्यादा क्या इसको लेंथ खींचना है, जहाँ लेंथ होती है तो वहाँ आराम से कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है वाउचिंग। अब क्या है कि वाउचिंग क्या चीज़ है, वाउचिंग मैंने आपको बताया
कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको चेक करना विद द सपोर्टिंग एविडेंस, देखना कि जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में गई है, क्या जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं क्या उस ट्रांजैक्शन को सब्सटेंशिएट करते हैं कि नहीं करते। दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। मैंने दो की एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक खर्चा बुक्स में दिखाया गया है, क्या उसके प्रॉपर जो बिल्स हैं, इनवाइसेज हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं है, प्रॉपर जो इनवाइसेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्या उसका जो रिक्वेजिशन स्लिप प्रॉपर रेज की गई है कि नहीं की गई है, क्या उसकी गेटकीपर ने एंट्री की है कि नहीं की जब वो प्रिंटिंग स्टेशनरी आया, क्या स्टोर कीपर के पास उसकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, क्या पेमेंट जो है प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। तो सारा यानी कि जैसा भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, हो सकता है कि छोटी सी एंटिटी है, स्मॉल कोई यूनिट है, तो वहाँ कोई स्टोर कीपर नहीं है प्रॉपर, ठीक है, वहाँ कोई गेट कीपर नहीं है प्रॉपर, चलो ठीक है, एक हमने सामान खरीदा तो ठीक है, ऑर्डर किया, सामान खरीदा, बात खत्म होगी, ठीक है। तो दैट कौन सा किस किस लेवल पे वो ट्रांजेक्शन हमें चेक करनी है विद द सपोर्टिंग एविडेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या किसी ट्रांजेक्शन को भी कंट्रोल करने के क्या उसके ऊपर चेक्स अवेलेबल हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, कैसा इंटरनल कंट्रोल अवेलेबल है, उस हिसाब से वो सारे एविडेंसेस वहाँ अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल ईजी है ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। कहते वाउचर का मीनिंग क्या है। वाउचर क्या, एक पीस ऑफ सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन। पहले समझिए वाउचर क्या होता है। देखिए वाउचर ऐसे है, कोई भी एंट्री होती है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, उसका एक वाउचर डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कैश परचेज हुई, ठीक है, कैश परचेज, अब उसका परचेज का एक वाउचर डाला जाएगा, परचेज वाउचर, ठीक है। अब उस ऊपर डाल जाएगा परचेज वाउचर है कैश परचेज वाउचर, ठीक है। अब उसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट लगे होंगे, ठीक है। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट मैंने बताया अभी, कैश परचेज का वाउचर है तो एक क्या है कि परचेज का बिल होगा, परचेज का बिल होगा, ठीक है। फिर जो उसके साथ भाई जो अप्रूवल किया गया है, ठीक है, जिस अथॉरिटी द्वारा उसको अप्रूव किया गया उसके साइन वगैरह देखेंगे हम, अप्रूवल लेटर देखेंगे, पेमेंट का एक वाउचर आ जाएगा, पेमेंट का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया कि जो कोटेशंस मंगवाई गई हैं, कोटेशंस उसके साथ आ जाएंगी, ठीक है। जो गेट कीपर ने एंट्री की है उसका रिकॉर्ड भी इसके साथ लग जाएगा कि हाँ भाई ये जो स्लिप इस पर क्या है कि गेट कीपर के भी साइन हुए हैं, ठीक है। तो यानी कहने का भाव क्या है कि जो भी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में, ठीक है, जहाँ जहाँ वो डॉक्यूमेंट उसके साथ रेज हुए, उस ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट रेज हुए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे क्या है कि डॉक्यूमेंट इसमें आ जाएंगे उस वाउचर के साथ, ठीक है, उस वाउचर के साथ आ जाएंगे, कॉपी उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी वाउचर क्या चीज़ है कि किसी ट्रांजेक्शन को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक वाउचर डाला जाता है, इसमें क्या है कि उसके सारे एविडेंसेस जो हैं उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं, उसका एक वाउचर डाल दिया जाता है। जैसे परचेज का वाउचर है, सेल्स का वाउचर है, कोई एक्सपेंडिचर हुआ है उसका वाउचर है, ठीक है। तो कोई सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, उसके वाउचर हैं ऐसे, ठीक है। उसके साथ क्या लगे होंगे, सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस। मैं रिपीट करता हूँ इसको, वाउचर क्या चीज़ है, एक पीस ऑफ सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है। वाउचर क्या है कि एक जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको सब्सटैंशिएट कर रहा है, उसके साथ क्या लगे हैं, सब्सटैंशिएटिंग एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन। देखिए ऐसा होता है कि जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, एक ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, अब उसको किसी ट्रांजेक्शन पे शक होता है कि यार ये पेमेंट हुई है, कौन सी पार्टी को हुई है, भी हाँ भी एक 12 लाख की एंट्री आई है किताबों में, ठीक है, वो 12 लाख की एंट्री वो चेक करना चाहता है। अब वो कहता है इसका वाउचर निकालो। अब वाउचर क्या है कि वो एंट्री डली है, उसका साथ क्या है कि जो एंट्री डली है उसका क्या है कि एक वाउचर होगा, ठीक है, पेमेंट का वाउचर, पेमेंट वाउचर। अब वो निकाला, उसके साथ देखा भी क्या क्या एविडेंस लगे हैं, ये 12 लाख की एंट्री क्यों की गई है, क्या इसके साथ जो पेमेंट की गई है वो सही की है कि नहीं की है, उसके साथ जो सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ये वाउचर का रोल होता है। तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग है वाउचिंग, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का रिटर्न रिकॉर्ड होता है एक्सपेंडिचर का, डिसबर्समेंट का, कोई पेमेंट हो रही है, और कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब कई प्रकार के वाउचर्स हैं, कैश मेमो है, सेल इनवाइस है, परचेज रिक्वेजिशन स्लिप, परचेज इनवाइस, गेट कीपर नोट, बैंक पेइंग स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, मिनट्स बुक्स एक्सेट्रा। अब आगे समझिए ध्यान से, कहते हैं वाउचर्स के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। अब वाउचर्स दो तरह के होते हैं, एक ओरिजिनल और दूसरा क्या है, कोलेट्रल। अब कहते हैं जो प्राइमरी वाउचर्स हैं
ठीक है। आप कलेक्ट जो ओरिजिनल वाउचर्स हैं उसे आप प्राइमरी वाउचर्स भी कह सकते हो, जो एक्चुअल में जो वाउचर रेज किया गया, अच्छा प्राइमरी वाउचर कह सकते हो। उसकी जो कॉपीज़ हैं, उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे आप कलेक्टरल वाउचर कह सकते हो, ठीक है। जो ओरिजिनली रेज किया गया वाउचर, ठीक है, उसे आप प्राइमरी वाउचर भी कह सकते हो। अब ओरिजिनल वाउचर की जो कॉपीज़ हैं, सब्सटैंशिएटिंग एविडेंसेस जो हैं उसके, आप उसे क्या कह सकते हो, कलेक्टरल वाउचर। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउचर, जो अपने अंदर रेज किया गया ऑर्गेनाइजेशन के विदिन, एंटिटी के विदिन, उसे आप कहोगे इंटरनल वाउचर्स, ठीक है, इनसाइड द कंपनी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वाउचर्स। और जो एंटिटी के बाहर रेज किया गया उसे क्या बोलोगे, एक्सटर्नल वाउचर्स। अब है मिसिंग वाउचर्स, ठीक है। जैसे क्या है कि कोई जैसे ट्रांजेक्शन है हुई है, ठीक है, उसका क्या है कि वाउचर ही मिस है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिसिंग वाउचर, ठीक है। मिसिंग वाउचर कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। मिसिंग कैश मेमो, कैश मेमो ही अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई कैश की एंट्री की है, ठीक है, या पेमेंट हमें रिसीव हुई है, उसकी कैश मेमो अवेलेबल नहीं है, या पेमेंट की है उसकी कैश मेमो अवेलेबल नहीं है। मिसिंग पेज इन ए कैश कलेक्शन स्टेटमेंट, ये कैश कलेक्शन स्टेटमेंट उसका एक पेज ही गायब है। इनवर्ट मिसिंग इनवर्ट चलान फॉर गुड्स रिसीव्ड, ठीक है, अब गुड्स आई हैं, हमने एंट्री कर रखी है, पेमेंट कर रखी है, उसका जो इनवर्ट चलान है वो गायब है। मतलब यार गुड्स आई हैं, उसका चलान ही नहीं है हमारे पास, हो सकता है गुड्स आई ना हो, ठीक है ना। मिसिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर मटेरियल, ठीक है, अब मटेरियल है उसका इंस्पेक्शन हुआ, उसकी रिपोर्ट ही गायब है, ठीक है। और जो TDS सर्टिफिकेट कटा है हमारे यहाँ से, टैक्स कटा है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट ही गायब है, ठीक है। मिसिंग रेजोल्यूशन टू ऑथराइज इंक्रीज इन बोरिंग पावर्स, अब मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया है कंपनी द्वारा, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर आपका मेंबर्स रेजोल्यूशन, लाइक स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब उसका क्या है कि जो मिनट्स में वो एंट्री नहीं है उसकी, ठीक है। मिसिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर ए डे और ए मंथ, तो ये सारा क्या है, ये मिसिंग वाउचर है, ठीक है। ये क्या है, मिसिंग वाउचर की एग्जांपल्स हैं। कहते हैं अब ये कैसे कैसे मिस हो सकता है, ठीक है। वाउचर कोड बिकम मिसिंग रॉन्ग और केयरलेस फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर ए डे और ए मंथ मिसिंग TDS सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपने जो स्टेटमेंट फाइल किए, कहीं पे डॉक्यूमेंट फाइल किए, जो डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करना था वो भी फाइल कर दिया साथ में, अब आपके यहाँ तो मिस हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपके जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि फॉर एग्जांपल मिसिंग रेजोल्यूशन टू ऑथराइज इंक्रीजिंग द बोरिंग पावर, अब बोरिंग पावर इंक्रीज करनी थी, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना था, ठीक है। तो आपने उसकी रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, इसलिए मिस हो गया। या जानबूझ के क्या है कि कोई गलती है, उसको छुपाने के लिए क्या है कि आपने वो डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिया, तो इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। इंटेंशन टू हाइड द मिसएप्रोप्रिएशन बाय ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड लेटर फॉर गुड्स रिसीव्ड एंड टेकन इन स्टॉक्स, मिसिंग कैश मेमो एक्सेट्रा। यानी कि जहाँ मिस एप्रोप्रिएशन करना चाहते हो, गलत फ्रॉड करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट छुपा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का इंटेंशनल जो है मिसिंग वाउचर है। सॉरी, द ऑडिटर शुड बी केयरफुल एंड शुड कैरी आउट क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी एबल टू फॉर्म ए फर्म ओपिनियन, टू फॉर्म ए ओपिनियन इन केस ऑफ मिसिंग वाउचर्स, ठीक है। तो देखिए अगर कोई वाउचर मिसिंग है तो ऑडिटर को चाहिए कि वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करे कि एक्चुअल में मिसिंग भी है या नहीं है। अगर मिसिंग है तो उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करेगा वो, ताकि कार्रवाई हो सके आगे, ठीक है। तो मिसिंग वाउचर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मिसिंग वाउचर क्या है कि कोई एक जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके रिगार्डिंग जो सपोर्टिंग एविडेंस जो चाहिए वो मिसिंग है। कैश मेमो मिसिंग हो गई है, रेजोल्यूशन पास ही नहीं, बोरिंग पावर इंक्रीज होगी, उसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए था, पूछा कि रेजोल्यूशन कहाँ है, कहते वो तो है ही नहीं, पास ही नहीं हुआ क्योंकि, ठीक है। तो इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है। द ऑडिटर शुड क्वालिफाई हिज रिपोर्ट और गिव ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन दिस केस। देखिए अब ऑडिटर जो है, जहाँ पे अगर छोटी मोटी उसको लगता है कि हाँ भाई यार ये तो भाई वाउचर ही मिसिंग है, ठीक है, वाउचर ही मिसिंग है, तो वो अपनी जो ओपिनियन है वो कैसे दे सकता है, तो वहाँ तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। जब वाउचर ही मिसिंग है, जिसके बेस पे उसने चेक करना था, जिसके बेस पे अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी थी, अगर वाउचर ही मिसिंग है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा कि वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। और दूसरा केस क्या है कि जहाँ पे लगा कि कुछ छोटी मोटी कमी है, जैसे प्रोविडेंट फंड जमा नहीं हुआ, उसकी कोई रसीद ही नहीं मिल रही हमें, तो वहाँ पे फिर वो रिपोर्ट क्या है, क्वालिफाई कर देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं, रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। और मे गिव एन एडवर्स रिपोर्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला है तो वहाँ पे एडवर्स रिपोर्ट विद रीजनिंग ऑन ए पर्टिकुलर इशू डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियलिटी
ऑफ द मिसिंग वाउचर एज नेसेसरी एविडेंस ऑन द इशू। अब मान लीजिए जो मटेरियल जो मिसिंग वाउचर है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी वैल्यू का है, ठीक है, लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है, फिर रिपोर्ट एडवर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रॉड है और अमाउंट भी बड़ी है, तो ये कंपनी की जो कॉन्टीन्यूटी या एग्जिस्टेंस है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, ठीक है, तो मटेरियल आइटम है तो वहाँ पे क्या है कि एडवर्स रिपोर्ट भी दी जा सकती है, ठीक है जी। अब वाउचर आपको समझ आ गया। वाउचर क्या है कि एक सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस है तो सपोर्टेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो क्या है, वाउचर है। अब वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो ऑडिटर है वो चेक करता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है, ठीक है, उसके साथ उसके जो सपोर्टिंग एविडेंसेज हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि एक एंट्री जो है, ठीक है, जो अवेलेबल एविडेंसेज हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो एंट्री है, जो ट्रांजेक्शन है, क्या उसको सब्सटेंशिएट करते हैं या नहीं करते। कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट तो कर दी, पर वो जो पेमेंट के लिए रिगार्डिंग जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वाउचिंग में क्या है कि जो ऑडिटर है वो देखता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या उनको उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इट इज कॉल्ड वाउचिंग। नेक्स्ट है वाउचिंग क्या है, इज द एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस which are available to support the authenticity of the transactions entered in the client's records, ठीक है। बिल्कुल सही बात कही है, ये स्पाइसर एंड पैगलर की बात है। इन्होंने कहा है कि देखिए जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड में, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए जो भी एविडेंसेज अवेलेबल हैं उसको चेक करना, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। और चेक करना कि हाँ भी जो एविडेंसेज रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को एग्जामिन करना ऑडिटर के द्वारा जो अवेलेबल है टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हुई है क्लाइंट के रिकॉर्ड में उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको एग्जामिन करने के लिए जो भी सपोर्टिंग एविडेंसेस अवेलेबल है उसको एग्जामिन करना इज कॉल्ड वाउचिंग। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वाउचर्स इज रेफर टू एज वाउचिंग। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपको समझ चुके हो कि जो मकसद तो यही है ना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है, ठीक है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वेरासिटी है, ठीक है, करेक्टनेस है, ठीक है, फेयरनेस है, वो चेक करना टू वाउचिंग, भी देखना कि सपोर्टिंग एविडेंसेस अवेलेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट है वाउचिंग इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग और मे बी टर्म्ड एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि यहाँ भी बैकबोन क्या है, ऑडिटिंग की बैकबोन क्या है। तो याद रखिएगा जो वाउचिंग है वो क्या है कि बैकबोन है ऑडिटिंग की, ठीक है। जो वाउचिंग है वो क्या है, इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट है टीमिंग एंड लीडिंग या लैपिंग। अब कहते हैं कि देखिए ये क्या होता है। अब कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, तो बोलते हैं सफ़ेद झूठ, वो होती है टीमिंग एंड लीडिंग। तो ये क्या है कि जैसे अब कैश को मिसएप्रोप्रिएट किया जाता है, कैश का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ, एक कंसर्न है, एंटिटी है, वहाँ पे कैश का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ। अब क्या है कि उस मिसएप्रोप्रिएशन को छुपाने के लिए दिखा दिया कि हाँ भाई कैश आया किसी पार्टी से, दिखाया किसी पार्टी से, ठीक है। मान लीजिए एक जो क्लर्क है वो क्या कि कैश घर पे लेके चला गया, ठीक है, बाद में कुछ दिन यूज़ करने के बाद दिखा दिया कि हाँ वो कैश आ गया। अब जो मालिक है, मान लो कल को चेकिंग होता भी है तो दिख जाता है हाँ कैश तो आ गया, पार्टी से 5 लाख लेना था, 5 लाख आ गया, ठीक है। तो बट यहाँ पे हुआ क्या है कि क्लर्क था, जो कैशियर था, उसने क्या किया, तो कुछ टाइम के लिए वो पैसा लेके गया, यूज़ किया और बाद में बिजनेस में लेके आ गया वापस, दिखा दे भी कैश आ गया, ठीक है। तो यही कुछ वो करता रहा बार बार। तो ये क्या होती है, टीमिंग एंड लैडिंग उसको बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आसान है। टीमिंग एंड लैडिंग जैसे ना छुपन छुपाई करना, आंख में चोली करना, ठीक है, उसे कह सकते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। इज कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो कहते हैं बिल्कुल कॉमन है ये, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल है, कॉमन है ये, जो कैश में काम करते हैं उनको पता है। बाय कंसीलिंग कैश शॉर्टेजेस एंड कवरिंग देम थ्रू रिकवरी फ्रॉम अनदर कस्टमर। ये ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से याद रखना है, एग्जाम में अगर आता है कि आपकी जो कैश शॉर्टेज हो गया है, और कैश शॉर्टेज क्या है, हो सकता है कि गलती से हो गया हो, गुम हो गया कैश, कोई गलती से ज़्यादा दिया गया किसी को, इसी कारण से हो सकता है, या कैशियर जो है वो घर लेके चला गया, मिसएप्रोप्रिएट कर दिया हो,
ठीक है। अब जो कैश का शॉर्टेज हुआ है उसको छुपाना पहले तो, ठीक है, उसको कंसील करना, छुपाना, और उसको क्या है कि दिखाना कि वो रिकवर हो गया है किसी और कस्टमर से, ठीक है। इस तरीके से यानी कि किसी और कस्टमर से रिकवर करके दिखा देना कि हाँ भी पैसे आ रहे हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन इन केस ऑफ कैश कलेक्शंस इफ इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल ऑन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट प्रॉपर। ऐसा होता ही तभी है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल क्या है जो चेक सिस्टम है वो वीक है। देखिए अगर आप क्रेडिटर से या डेटर जो भी हैं आपके, उनसे रूटीन में फॉलोअप लेते हो, ठीक है, जो आपके डेटर्स हैं उनसे रूटीन में फॉलोअप ले रहे हो, ठीक है, उनसे कंफर्मेशन ले रहे हो, तो फिर तो दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप के साथ साथ सब कुछ कंफर्म हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। पहले तो होता था कि पार्टी को क्या फ़ोन करेंगे, 2-2 घंटे बात होगी, किसी को फ़ोन करेंगे वो हाल चाल पूछेगा, हम उसका हाल चाल पूछेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप ने सब यह भी मुका दिया है, ठीक है, कि जो बात करनी है लिमिटेड बात करो, व्हाट्सएप पे टाटा टाइप किया, कोई फ़ोन करके राजी नहीं है, तो सारी कहानी कहाँ चलेगी है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a salesman recovers 10,000 from customer C and misappropriate the same. But to conceal the misappropriation, he declares rupees 10,000 received later from another customer D a receipt from C, so that the balance of C confirms to the client's data list and so on for recovery from E of the same amount declared as from D. तो पहले क्या किया, C से जो पैसे आए वो अपनी जेब में डाल लिए, ले गया घर पे। अब D से पैसे आए दिखा दिया भी C से आए हैं, E से पैसे आए दिखा दिया D से आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आंख मिचौली चलती रही। इसे क्या बोलते हैं हम, टीमिंग एंड लीडिंग, ठीक है। इट मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हो सकता है कि देखिए जो कैशियर है वो पैसे लेके आ जाता है, हो सकता है कि लास्ट में वो सारे पैसे पूरे डाल दे, ठीक है, और बाद में वेरिफिकेशन वहाँ भी का एक पार्टी कह देगी हाँ जी हमने दिए थे, किताबों में वो आ ही चुके हैं पैसे तो, ठीक है। टीमिंग एंड लीडिंग मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वीकनेसेस in the internal check or controls may lead to substantial amounts being misappropriated by the cashier। कहता है टीमिंग एंड लीडिंग जो है, हो सकता है कि फ्रॉड में रिजल्ट ना हो, ठीक है, फ्रॉड में ना ये तब्दील हो, बट जो मैनेजमेंट के पार्ट पे जो नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, ठीक है, और जो वीकनेसेस है इंटरनल चेक सिस्टम में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, कल को हो सकता है कि यानी कि जो कैशियर है वो कोई बड़ी अमाउंट में से अप्रोप्रिएट हो जाए, कर दे, ठीक है। इसलिए इंटरनल कंट्रोल का सही होना, इंटरनल चेक्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। दिस में रिजल्ट इन ए ह्यूज लॉस इफ़ ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू क्लियर द डेट्स व्हेन कॉट, ठीक है। तो ये क्या है कि दिस में रिजल्ट इन ए ह्यूज लॉस इफ़ ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू क्लियर द डेट्स व्हेन कॉट। कल को पकड़ा जाए और हो सकता है कि अब उस पता लगा कि उसने 10 लाख रुपये निकाला है ऐसे कर करके, तो हमने मांगा कि 10 लाख रुपये दे, ठीक है, तो अब उस समय वो ना दे पाए तो भाग जाए कल को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि यानी इंटरनल चेक का सही होना, इंटरनल कंट्रोल का सही होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम होगा तो इसका क्या मतलब है, एक व्यक्ति की ट्रांजेक्शन दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है कि आप इस प्रकार का सिस्टम बना दीजिए, ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बना दीजिए कि ऐसा काम हो ही ना पाए, ठीक है ना। अब है कि जो टीमिंग एंड लीडिंग यानी जो चुस्ती चालाकी है, जो गलत काम है, इसको रोकने का तरीका क्या है। तरीके यही है कि देखिए हर चीज़ क्या है कि सिस्टमेटिक हो, इंटरनल चेक प्रॉपर हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर हो, कैश मेमो की नंबरिंग हो प्रॉपर, ठीक है, और जो रूटीन बेसिस पे डाटा से क्या है कंफर्मेशन लिया जाए, क्रेडिटर से कंफर्मेशन लिया जाए, ठीक है, ताकि क्या है कि ये गलत काम हो ही ना पाए। द ऑडिटर हैज़ टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर for timely detection of taming and leading. Ascertain if the cash memos are consecutively numbered. जो कैश मेमोज हैं, जो कैश की रसीदें हैं, उसको consecutively नंबर होनी चाहिए प्रॉपर, and the dates, name and amount as per the daily summary reconcile with the relevant cash receipt record, ठीक है। अब कहते हैं कि जो कैश मेमोज हैं प्रॉपरली नंबर्ड हो, उन पर डेट्स है, ठीक है, डली हो सही, नेम अमाउंट प्रॉपर हो, ठीक है, सारा कुछ चेक करना है यानी कि कैश का। रिकनसाइल इंडिविजुअल कैश अमाउंट एज पर द रिसीट विद रिकॉर्ड इन द रफ कैश बुक, ठीक है। अब कैश रिसीट जो इशू की है हमने, चेक करो कि कैश अमाउंट प्रॉपर वो हमारा जो रफ कैश बुक है उसमें एंट्री उसकी हो रही है कि नहीं हो रही। रिकनसाइल द रिसीट्स एज रिकॉर्डेड इन रफ कैश बुक, मेन कैश बुक, प्री नंबर्ड कैश मेमोज विद काउंटर फाइल्स ऑफ द पे इन स्लिप। जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमारे पास कैश रिसीव करने के रिगार्डिंग, सारा उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इंश्योर वेदर कैश रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द टाइमली बेसिस। जो भी कैश आ रहा है क्या वो टाइमली बेसिस पे बैंक में जमा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा।
एक उसके लिए प्रॉपर एक चेक सिस्टम है, चेक्स एंड बैलेंसेस है या नहीं है, ठीक है। एग्जामिन द डेटर्स लेजर especially entries showing part payment to satisfy that the debtors concerned have indeed made part payment, ठीक है। अब डेटर का लेजर भी चेक करते रहिए साथ के साथ ही, ठीक है। जो डेटर से पेमेंट आ रही है तो डेटर लेजर चेक करते रहिए, पेमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। और अगर और बीच बीच में क्या है कि आप डेटर से कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो डेटर से क्या है कि आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है कि आप कर सकते हैं। कैश जो मेमोज हैं उसकी आप क्या है कंजेक्टिवली नंबरिंग करवाइए, ठीक है। और जो भी कैश मेमोज हैं, ठीक है, रफ कैश बुक में उसकी एंट्री देखिए प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही, साथ साथ फिर रफ कैश बुक को मेन कैश बुक से आप मिलाइए, ठीक है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, स्टेप्स लिए जा सकते हैं। टीमिंग एंड लीडिंग यानी गलत काम, जो आँख मिचौली वाला काम है, गलत काम है, या कैश का मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ रिसीट्स। अब देखिए बेसिकली ऑडिट जो है, रिसीट्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक रिसीट्स होती हैं कैश में, वो ज़्यादा कहाँ से आएंगी, डेटर से आएंगी, ठीक है। जो हमने डेटर को दे रखा है सामान वगैरह, ठीक है, बेचा है, तो उससे पैसे आएंगे, या कैश सेल्स, ठीक है। तो पहले है कैश सेल्स। अब कहते हैं इंश्योर करना है हमें कि जो कैश सेल के ऊपर क्या है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है प्लस वो इफेक्टिव है, ठीक है, और एडिक्वेट है। Ensure that entity internal control is in place over the receipt from sales. Examine authorization level for making cash sales and receiving the amount. ठीक है, किसके पास ये पावर है कि कैश सेल करने की, कि कैश सेल करने की पावर किसके पास है, और अमाउंट रिसीव, कैश सेल से जो अमाउंट रिसीव करने की पावर है वो किसके पास है। एग्जामिन करना कि जो बिल्स हैं, ठीक है, रेंडमली चेक कर लेना इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ रेट, अमाउंट, डिस्काउंट एंड टैक्स कंप्यूटेशंस, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो चेक करना है कि हाँ जो कैश बिल रेज किए हैं, ठीक है, जो कैश बिल रेज किए हैं सेल्स के, उसमें जो रेट है वो सही मेंशन्ड है, ठीक है। जिस रेट पे बेचा गया सामान वो बिल्कुल सही मेंशन है, अमाउंट सही मेंशन है, डिस्काउंट सही मेंशन्ड है, और जो टैक्स की कंप्यूटेशन है वो सही है। ये रैंडमली बेसिस पे चेक किए जा सकते हैं कुछ चेक बिल, ठीक है। फिर कहते हैं कि एग्जामिन द कैश सेल्स समरी बुक इफ द वॉल्यूम ऑफ कैश सेल्स इज वॉल्यूमिनस, ठीक है। जो कैश सेल समरी बुक है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं कैश में, कैश सेल नीड टू बी वेरीफाइड विद द कार्बन कॉपी ऑफ द कैश मेमोज। ओरिजिनल बिल तो देखो कस्टमर ले गया, अब जो कार्बन कॉपीज़ हैं और साथ में कैश मेमोज हैं उससे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ भी जो कैश, जो कार्बन कॉपी है कैश सेल की, ठीक है, उसमें जितने सेल दिखाई गई है, क्या जो कैश मेमोज जो हमने इशू किए हैं क्या वो मैच करते हैं कि नहीं करती। तो जैसे हमने कहा कि कैश मेमोज को हम जो रफ कैश बुक है उससे चेक कर सकते हैं, रफ कैश बुक को मेन कैश बुक से चेक कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि जो पैसा है बैंक में सही जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइमली बेसिस पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जामिन विद द एंट्री मेड इन द कैश बुक विद रेफरेंस टू द डेट ऑन मेमोज, जो बता रहा हूँ ना, जैसे कैश जो अपना कार्बन कॉपी है कैश बिल की, उसके साथ आपने कैश मेमोज को मैच कर लिया। कैश मेमोज को आपने क्या है कि देखा कि कैश मेमोज से एंट्री जो है कैश बुक में सही गई है कि नहीं गई है, और कैश बुक में गई है एंट्री सही, ठीक है, तो बैंक में सही जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये वही आ गया कि ठीक है कैश सेल जो है वो जमा हो रही कि नहीं हो रही बैंक में सही टाइम पे, तो आप बैंक स्टेटमेंट से मैच कर सकते हैं। एग्जामिन करिए कि अगर कोई कैंसल्ड कैश मेमोज है फिर ओरिजिनल कॉपी टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगर कोई कैंसिल हुई है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है या नहीं है हमारे पास, पता लगे कि कैश मेमो कैंसिल की गई है, खाली उसकी कार्बन कॉपी अवेलेबल है, ओरिजिनल गायब है, तो हो सकता है कि पैसा आया है बट ओरिजिनल इशू भी की है, ठीक है, और हमने यहाँ कैंसिल करके रखी है कार्बन वाली। तो बिल्कुल सिंपल है कि कैश सेल्स अगर आपको चेक करनी है, देखिए पहले तो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है कैश सेल को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए। फिर देखना है कि कैश सेल्स जो भी हो रही हैं उसकी जो हमारे पास कैश की केस सेल्स की जो कार्बन कॉपी अवेलेबल है उसके साथ हमें क्या है कि कैश मेमोस जो है उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। कैश मेमोस बिल्कुल एग्जैक्टली उसी अमाउंट की है, इस अमाउंट का क्या है कि कैश का कार्बन जो कैश सेल का जो कार्बन इनवाइस हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसको हमने कैश बुक में देखना है प्रॉपर एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही, प्रॉपर पैसा बैंक पे टाइमली बेसिस पे सही जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको हम बैंक स्टेट से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट्स। अब देखिए, तो जहाँ पे एसेट्स की बात आती है सेल की, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये चेक करना कि हाँ तो एसेट सेल हुई है वो अंडर द प्रॉपर ऑथराइजेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, सैंक्शन जो कर रही है इसको सेल करने के लिए, ठीक है, उसके पास ये पावर खुद के पास है या नहीं है, ठीक है। तो सारा कुछ हमने चेक करना है।
तो पहले क्या आ गया, द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज इन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर मेकिंग द सेल। आगे ना बात, जब जो एसेट को सेल करना है तो उसके लिए जो ऑथराइजेशन देनी है उसका प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इंश्योर द मीन्स टू सेल द एसेट्स, इज इट ए डायरेक्ट सेल और बाय मीन्स ऑफ एजेंट। अगर ये डायरेक्ट सेल है तो चेक करिए कि अमाउंट जो कलेक्टेड हुई है विद रेफरेंस ऑफ कॉपी ऑफ रिसीट इशूड, एंड इफ इट इज बाय एजेंट देन एग्जामिन द टर्म्स विद देम। तो चेक करना है कि हाँ हम खुद डायरेक्ट सेल कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं तो ठीक है, देखिए अभी जो कैश मेमोज हमने इशू किया या जो हमें पैसे आए हैं तो उसकी प्रॉपर एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अगर किसी एजेंट के जरिए सेल कर रहे हैं तो चेक करिए कि एजेंट के साथ क्या एग्रीमेंट था हमारा। ठीक है, इंश्योर करना है द सेल्स वैल्यू ऑफ एसेट इज रीजनेबल। पता लगे 12 लाख की एसेट किताबों में दिखा रखी थी, बेच दी 20,000 में, तो ये भी चेक करना है कि हाँ जो सेल की वैल्यू है बिल्कुल रीजनेबल है। ठीक है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। चेक दैट द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड इज ड्यूली अकाउंटेड फॉर। ठीक है, बिल्कुल किताबों में एंट्री आई है जो कैश सेल हुई है। ठीक है, जो सेल प्रोसीड हुई है उसकी किताब पूरे रिकॉर्ड में आया है, बेशक वो कैश में या बैंक में है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है इससे, ठीक है, हो सकता है एसेट को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ हो सकता है लॉस हुआ हो। ठीक है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किताबों में हुआ है कि नहीं हुआ। सब हमें क्या है कि सेल की जो एसेट की जो सेल हो रही है उस पर हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो प्रॉपर जो ऑथराइजेशन है वो हुई है कि नहीं हुई है, प्रॉपर ऑथराइजेशन के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा इफेक्टिवली अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर जो भी हम सेल कर रहे हैं उससे जो अमाउंट आई है उसकी प्रॉपर एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, क्या रीजनेबल प्राइस पे एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, क्या एसेट जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर द अकाउंटिंग जो पॉलिसीज होती हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट या लॉस किताबों में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिक है ये चीज़ें। तो नेक्स्ट ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं तो बेसिक अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में तो यही है कि वो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं है, एक्सपेंडिचर प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं है, बिजनेस पर्पज़ के लिए किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, उसके जो सब्सटेंशिएटिंग एविडेंसेस अवेलेबल हैं या नहीं है, बिल वगैरह इनवॉइस वगैरह। ठीक है, अब कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है बट जो ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रही है, डायरेक्टर के साथ। उसमें अगर डायरेक्टर के बिहाफ पे अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे तो पहले तो 188 सेक्शन घुसाता है बीच में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो चेक करना है कि हाँ कोई जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कंपनी के द्वारा डायरेक्टर के साथ या उसके किसी रिलेटिव के साथ एक्सेट्रा, जो भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उसका मीनिंग बता रखा है 188 में। विद द कंपनी इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 188। तो जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही हैं क्या वो सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। और हाँ सेक्शन 184 है, और जहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी ट्रांजेक्शन में उसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना होता है, और डायरेक्टर ने क्या अपना जो इंटरेस्ट है उसका वो डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। ठीक है, और कंप्लाइंस विद सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब मान लीजिए कोई खर्चा किया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है किसी डायरेक्टर को, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो डायरेक्टर का जो रेमोनरेशन है उसका पार्ट बन जाता है। अब सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द रेमोनरेशन लिमिट्स। ठीक है, जो रेमोनरेशन की लिमिट है याद रखिएगा केवल पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल होती है, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती। तो 197 जो है वो डिस्कस करता है रेमोनरेशन लिमिट के बारे में। तो अगर किसी डायरेक्टर के बिहाफ पे कोई खर्चा किया जा रहा है उसको पर्सनली उसके लिए कोई खर्चा किया जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या है वो उसके रेमोनेशन का पार्ट बन जाएगा। तो हमें 197 भी देखना है। ठीक है, तो 188 देखना है हमें। ठीक है, कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है, तो 188 की जो कंप्लाइंसेज है वो की गई है कि नहीं की गई। और 184 में क्या है कि जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है डायरेक्टर के साथ, ठीक है, या किसी जो ऐसा पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसके साथ, तो क्या डायरेक्टर ने वो इंटरेस्ट अपना डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। और 197 में कि डायरेक्टर के बिहाफ पे कोई खर्चा किया जा रहा है तो क्या जो खर्चा उसके बिहाफ पे किया जा रहा है क्या उसके रेमोनेशन के वो जो उसके लिमिट है उसमें काउंट किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर कंपनी कोई एसेट एक्वायर करती है या कोई भी एंटिटी एसेट एक्वायर करती है तो पहली बेसिक चीज़ें क्या देखेंगे। ठीक है, कि यही कि यहाँ भी जो एसेट एक्वायर की जा रही है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन की जा रही है, और प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए क्या है कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है, कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है एंटिटी का। ठीक है, और जो भी पेमेंट की जा रही है उसके एसेट की, ठीक है, वो क्या है कि अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन की जा रही है। ठीक है, पेमेंट की पूरी एंट्री आई है और एसेट एक्चुअली में रिसीव भी हुई है उसका एंट्री देखनी है, और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है, और जो एसेट खरीदी जा रही है उसका टाइटल देखना है कि कंपनी के जो एंटिटी है उसके नाम पे है या नहीं है, और क्या एंटिटी के पास उस एसेट की पोजीशन भी है कि नहीं है। ठीक है ना,
तो ये चीज़ें देखी जाएंगी, देखो उसकी एंट्री प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई बुक्स में, ठीक है। जो हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे वो सारा कुछ आ गया इसमें, ठीक है। एक तो है कि चेक करेंगे ऑथराइजेशन, कि जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसका ऑथराइजेशन हुआ है, और उसके जो एविडेंसेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं, उसकी अमाउंट जो पे हुई है वगैरह। तो ऑनरशिप चेक करनी है कि हाँ कोई भी हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, खास करके जो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल है, टाइटल डीड है, वो क्या है कि जो एंटिटी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसके नाम पे है, ठीक है। और ऑनरशिप इन केस ऑफ मूवेबल एसेट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ परचेजर, एग्जिस्टेंस एक्चुअली वो एसेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। कंप्लायंस विद सेक्शन 179, 179 क्या है, पावर्स ऑफ बोर्ड का। अब एसेट एक्वायर करने की पावर होती है ऑब्वियसली क्या है, बोर्ड के पास, ठीक है, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शंस हैं। तो क्या है, तो बोर्ड जो है, ठीक है, उसने क्या है कि जो बोर्ड का BR है, बोर्ड रेजोल्यूशन है, वो प्रॉपरली पास किया है कि नहीं किया, ठीक है। और एसेट है उसका क्या प्रॉपर कैपिटलाइजेशन उसका हुआ है कि नहीं हुआ, यानी आपको पता है कि एसेट जो होती है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड जाती है, उसका प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, एसेट साइड जाना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर जो डेप्रिसिएशन बनती है वो डली है कि नहीं डली, ये सारा कुछ क्या है कि हम एसेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एसेट को एक्वायर की जाती है, उसका जो वेरिफिकेशन, उसका जो चेकिंग किया जाता है, तो ये सभी क्या है कि हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर बहुत 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 आसान है, ठीक है, तो बड़े प्यार से करना है, इतना टाइम मैंने लगवाया है इतना इनफ है, ठीक है। बस पेपर से पहले एक बार देख लेना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन और वाउचिंग, वाउचिंग क्या है, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग है। वाउचिंग जो है इसमें क्या है कि हम एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि उसके जो सपोर्टिंग एविडेंस के साथ, कि क्या जो सपोर्टिंग जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं क्या उस ट्रांजेक्शन को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं करते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वाउचिंग, ठीक है। ये बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग है, याद रखिएगा। ये वेरिफिकेशन में आपको याद होगा कि आप क्या है कि 3 तरीके से कर सकते हैं। एक पहला था इंस्पेक्शन, यानी खुद जाके फिजिकली वेरीफाई करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि दूसरा बंदा काउंट कर रहा है, आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि कंफर्मेशन, कि आप क्या है थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे बैंक से कंफर्मेशन ले लिया, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनसे कंफर्मेशन ले लिया। तो 3 प्रकार से क्या है कि आप वेरिफिकेशन कंडक्ट कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन का मेन मकसद हो आपको याद होगा, ठीक है, कि एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है, उसकी प्रॉपर वैल्यू रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और जो टाइटल है वो एंटिटी के नाम पे है या नहीं है, ठीक है। क्या पोजीशन जो है एंटिटी के नाम पे एंटिटी के पास है या नहीं है, क्या उस एसेट के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया गया, अगर किया गया है तो उसके जो एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, तो उसको चेक करना। तो बहुत आसान चैप्टर, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें से कोई आ गया एग्जाम में तो नंबर जाने नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे डायरेक्टर का हमने किया कि डायरेक्टर के बिहाफ पे डायरेक्टर के लिए कोई एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो क्या याद रखना है आपको कि चेक करना है आपको कि हाँ कि जो क्या ये 188 में कवर्ड हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में अगर कवर हो रहा है, क्या 188 की कंप्लाइंसेस की गई हैं। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी डायरेक्टर के साथ या किसी पर्सन के साथ जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो क्या वो डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया। और जो कहते हैं कि हाँ, एक तो आपका 188 हो गया, एक 184 हो गया, और हाँ कि जहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर के बिहाफ पे कोई खर्चा किया गया है, ठीक है, तो चेक करना है कि यहाँ पे उसके जो रेमोनरेशन है उसके उसमें ऐड किया गया नहीं किया गया अंडर सेक्शन 197। तो सारी चीज़ें आपको क्या है कि चेक करनी है। तो चैप्टर आसान है, ध्यान से पढ़ना है, नंबर कुछ जाने नहीं देना। मुझे तो हमेशा बहुत दुख होता है कि ऐसे इजी चैप्टर में जब बच्चे के नंबर चले जाते हैं। मैं तो ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ में कि मुझे होता था यार, एक लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर। जो चीज़ें आसान हैं पहले वो करो, वहाँ से नंबर नहीं जाने चाहिए। मुझे हमेशा दुख होता है कि जब इजी चैप्टर में से जो बच्चा छोड़ के चला जाता है या ध्यान से नहीं पढ़ता या पढ़ के भूल जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है वहाँ। अरे टफ चीज़ थी, चलो नहीं कर पाए हम, रह गई, तो चलो ठीक है, वो टफ था, छोड़ दिया हमने, रह गया, कोई बात नहीं। बट जहाँ ईजी है उसको क्यों छोड़े हम भाई, जो आसान है उसको क्यों छोड़े हम, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।